अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सुहानी उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वहीं खड़े होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है। सुहानी युवराज के पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। सुहानी को वहां देखकर युवराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि स्टूडेंट्स का यहाँ आना मना है? युवराज का गुस्सा देखकर सुहानी नर्वस हो जाती है, पर वो हिम्मत करके युवराज से कहती है, युवराज सर, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी वो आवाजें सुन सकते हैं? युवराज उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। युवराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है। फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। युवराज कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी सुहानी ऊंची आवाज में कहती है, मुझे पता है कि सृष्टि को आजाद कैसे किया जा सकता है। ये सुनते ही युवराज का एक कदम हवा में ही रुक जाता है। फिर युवराज पीछे मुड़कर तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ता है और वो सुहानी के चेहरे के बिल्कुल पास आकर और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या जानती हो तुम इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। युवराज सुहानी की बाहों को जोर से पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या जानती हो इस बारे में? सुहानी हकलाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आज रात इस पेड़ पर बंधा वो लाल धागा खोलने से सृष्टि मुक्त हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज एक झटके से सुहानी का हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सुहानी के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। तो सुहानी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या अब आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन तो था, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। सुहानी खामोशी से वहीं खड़ी रहती है। फिर युवराज आगे कहता है, लेकिन अगर तुम्हें ये सब सच लगता है तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए आज रात को मैं ये धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद करना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं पता था। अब वो सुहानी के बताए तरीके को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक और बार कोशिश करना चाहता था। युवराज की बात सुनकर सुहानी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मेरा वहम है तो मैं ही इसे दूर करूंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी मानने वाली नहीं है, तो वो सुहानी से कहता है, ठीक है, तुम रात को आकर ये धागा खोल सकती हो, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि किसी और स्टूडेंट के साथ कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी कुछ देर सोचकर अपना सर हिला देती है और वो उस पेड़ को देखकर अफसोस के साथ कहती है, काश सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया होता। युवराज धीमी आवाज में खुद से कहता है, उसने सुसाइड नहीं किया था। सुहानी युवराज की बात को साफ साफ सुन नहीं पाती है, तो वो कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? कुछ नहीं। युवराज बात को टालते हुए कहता है। फिर सुहानी वहां से चली जाती है, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगता है। युवराज के मन में बार बार बस एक ही सवाल उठ रहा था, और वो सवाल ये था कि सुहानी सृष्टि को कैसे सुन सकती है। शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रोड पर ही चल रहे थे। तभी निशा किसी को देखकर रुक जाती है। सुहानी निशा को अचानक रुकता देखकर उससे कहती है, क्या हुआ निशा, तुम अचानक रुक क्यों गई? सवाल बंद करो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए निशा रोड की दूसरी तरफ तेजी से जाने लगती है।
सुहानी भी निशा के पीछे चलती जाती है तो सुहानी देखती है कि रोड के दूसरी तरफ एक लेडी चल रही थी। निशा उस लेडी की तरफ अपना हाथ वेव करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस। वो लेडी निशा की आवाज सुनकर रुक जाती है। वो लगभग 40 साल की औरत थी। उनके शॉर्ट हेयर थे और उन्होंने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उनके गले में एक आईडी कार्ड और हाथ में एक कैमरा था। देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। उनके आईडी कार्ड पर उनका नाम सीमा था। निशा उनके पास जाकर कहती है, मैम आप वही जर्नलिस्ट है ना जो सृष्टि के सुसाइड केस को कवर करने हमारी कॉलेज आई थी? वो आप ही की दोस्त थी ना जिनका पुराने रोड के पास मर्डर हुआ था? वो लेडी निशा को अजीब सी नजरों से देखने लगती है। उस लेडी का रिएक्शन देखकर निशा कहती है, ओह सॉरी, मेरा नाम निशा है और ये मेरी फ्रेंड सुहानी। हम दोनों सेंट जोसेफ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सुनने के बाद भी वो लेडी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निशा से बात नहीं करना चाहती थी। वो बार बार परेशान होकर अपने दाएं बाएं देख रही थी। शायद वो ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही थी। उस लेडी का निशा को इग्नोर करना निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुहानी भी उस लेडी का ऐसा रिस्पॉन्स देख रही थी तो सुहानी निशा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, निशा ये तू क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये तुझसे बात नहीं करना चाहती? निशा चिढ़ते हुए कहती है, तू बस देखती जा, ये क्या इसके पप्पा भी मुझसे बात करेंगे? निशा फिर से उसी लेडी के पास जाकर कहती है, मैम मुझे आपसे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। वो लेडी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और निशा उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। सुहानी भी निशा के पीछे चल रही थी। निशा उस लेडी के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, मैम सृष्टि मेरी रूममेट थी और मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। निशा की बात सुनकर वो लेडी रुक जाती है और कड़ी आवाज में कहती है, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। इसके लिए निशा को उसे कॉन्फिडेंस में लेना था। निशा सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। तो निशा कहती है, जिस रात आपकी फ्रेंड मैरी का मर्डर हुआ था ना, उस रात पुराने रोड से गुजरने वाली आखिरी इंसान सुहानी ही थी और सुहानी ने वहां कुछ अजीब देखा था। ये सुनते ही सुहानी और सीमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सुहानी निशा को देखकर मन में सोचती है, क्या ये पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है? तो सीमा सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या सच में तुम मैरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? इससे पहले सुहानी कुछ कहती, निशा सीमा से कहती है, मैम हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको हमें बताना होगा कि सृष्टि के सुसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। निशा का सवाल सुनकर सीमा कहती है, सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। सीमा का जवाब सुनकर सुहानी और निशा दंग रह जाते हैं और वो हैरानी से सीमा को देखते रहते हैं। सीमा आगे कहती है, सृष्टि की बॉडी पर जो इंजरीज मिली थी उसे साफ पता चलता है कि उसे जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया था। ये बात सुनकर सुहानी झट से कहती है, तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? सीमा उसे जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि शिमला के काफी पावरफुल लोग इस केस को दबाना चाहते थे। सीमा निशा और सुहानी के सभी सवालों का सही सही जवाब दे रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सुहानी उसे उसकी दोस्त के मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है। सीमा की बात सुनकर निशा बौखलाहट के साथ कहती है, वो कौन लोग हैं जो इस केस को दबाना चाहते हैं? तो सीमा कहती है, मिस पद। वो इतना ही कह पाई थी, तभी उसके गले में तेज दर्द होता है और वो अपना गला पकड़ लेती है। इससे पहले निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर निशा और सुहानी सीमा को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करा देते हैं।
और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ने सीमा को किसी भी तरह का स्ट्रेस देने के लिए मना किया था। इस वजह से निशा और सुहानी उससे आगे कोई सवाल नहीं करते। रात के 9 बज रहे थे। निशा और सुहानी रोड पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दोनों अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से रास्ते को देख पा रहे थे। तभी सुहानी को अचानक से उसी भारीपन का एहसास होता है जैसा उसे उस रात पुराने रोड पर हुआ था। इस एहसास से ही सुहानी को डर लगने लगता है। वो घबराते हुए निशा से कहती है, निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? तो निशा जवाब देती है, हाँ यार, ठंड बहुत लग रही है और भूख तो उससे भी ज्यादा लग रही है। निशा का जवाब सुनकर सुहानी चिढ़कर कहती है, अरे वो नहीं इडियट, तुम्हें किसी के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा क्या? ये लो, मैडम को यहाँ भी भूत दिखने लगे। निशा ने सुहानी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर निशा आगे कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, आज ही आत्मा दिख ही जाए, हम उसका ऑटोग्राफ लेकर पूरे शहर में उसकी कॉपी बेचेंगे। तुम्हें पता है इससे हम कितने अमीर। निशा इतना ही कह पाई थी कि तभी एक काला साया वहां आता है और तेजी से उन दोनों के बीच से निकल जाता है। उस साए के बीच से गुजरते ही निशा और सुहानी वही जमीन पर गिर जाते हैं। सुहानी जमीन पर गिरे हुए ही अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे उसकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी देखती है कि वो साया फिर से उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर डर से उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, उसी समय वहां एक तेज कार आकर रुक जाती है। उस कार के आते ही सब कुछ शांत हो जाता है और वो साया भी वहां से चला जाता है। सुहानी की नजर उस कार पर जाती है तो कार में से एक लड़का बाहर निकलता है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। सुहानी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस लड़के के चेहरे पर फोकस करती है तो देखती है कि वो लड़का युवराज था। युवराज सुहानी के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुहानी अभी भी जमीन पर बैठे हुए युवराज को डर और हैरानी से देख रही थी। जब सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाती तो युवराज उससे कहता है, उठोगी या सारी रात यहीं पड़े रहना है? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी होश में आती है और वो युवराज का हाथ थाम लेती है और युवराज सुहानी की उठने में मदद करता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, आज आपने मुझे फिर बचा लिया। फिर से? युवराज अनजान बनकर कहता है, लेकिन सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, सर, आप मान क्यों नहीं जाते? उस रात पुराने रोड पर आपने ही मुझे बचाया था। युवराज उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निशा की तरफ देखता है। निशा रोड पर बेहोश पड़ी थी। शायद वो शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। युवराज उसे उठाकर कार की पीछे वाली सीट में लेटा देता है और सुहानी को आगे की सीट में बैठने के लिए कहता है। फिर वो कार को हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर रहा था। कुछ देर तक इसी तरह खामोश रहने के बाद सुहानी युवराज को देखकर कहती है, आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है, युवराज का जवाब आता है। फिर वो कुछ देर रुककर आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए। मैं ही उस धागे को खोल दूंगा। सुहानी युवराज की बात से असहमत होकर कहती है, नहीं, मैं भी वहां जाऊंगी। क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद कर पाएंगे या पड़ जाएंगे किसी नई मुसीबत में? आखिर क्या हुआ था उस जर्नलिस्ट को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। युवराज देखता है कि सुहानी काफी परेशान लग रही है तो वो कहता है,
क्या हुआ? सुहानी जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या क्या सच है और क्या मेरी इमेजिनेशन है? कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियां बना रहा है। मुझे पता भी नहीं है सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। युवराज कहता है, अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? सुहानी उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है। अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यदि ये मेरा वहम है तो मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ। ये सुनकर युवराज फिर आगे कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल वाले निशा को अंदर ले जाते हैं। युवराज वहां से जाते हुए सुहानी को देखकर कहता है, मैं 11:30 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जवाब में सुहानी अपना सिर हिला देती है और युवराज वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद युवराज अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और कहता है, सुहानी शर्मा, कल सुबह से पहले इस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज उस बरगद के पेड़ के सामने था और उस लाल धागे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने सामने उस साए को हवा में देखता है। वो साया काले धुएं की तरह था, जिसका शेप किसी इंसान की जैसा था। उस घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत भयानक दिख रहा था। उस साए से एक गुर्राती हुई आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने के बारे में सोचने लगे। युवराज अपना रास्ता बदल लेता है और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आ जाता है। ये देखकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उस साए से वही आवाज आती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। युवराज कहता है, तुमने इसे मार डाला, अब तो इसे आजाद कर दो। वो साया गुर्राते हुए कहता है, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साए के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी युवराज की बॉडी ऊपर उठने लगती है और वो लगभग 15 से 17 फीट ऊंचाई पर हवा में चला जाता है। वो साया युवराज के बिल्कुल पास आकर कहता है, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आजाद करना चाहते हो? युवराज जवाब देता है, हाँ, मैं उसे आजाद करके ही रहूंगा। युवराज के चेहरे पर डर के कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं हो। युवराज के ऐसा करते ही वो तेजी से जमीन पर गिर जाता है। उस साए ने युवराज को बहुत जोरों से नीचे पटक दिया था, लेकिन युवराज फौरन उठ जाता है और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज की हिम्मत देखकर उस साए का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए युवराज जमीन पर गिर जाता है और वो साया युवराज को घसीटते हुए पुराने रोड के पास ले जाता है। युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साया उसे वहां से नहीं जाने देता और उलझाए रखता है। कभी वो युवराज को उठाकर पटक देता तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिराकर उसे रोक लेता। वो युवराज को बस कुछ समय तक वहीं रोक कर रखना चाहता था और यही करते हुए काफी समय बीत जाता है। वो साया एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है तो युवराज एक बड़े पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी युवराज के रिस्ट वॉच का अलार्म बजता है। वो अपनी घड़ी देखता है तो
उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। रात के 1 बज गए थे। तभी सामने से उस साए की आवाज आती है। वो वक्त जा चुका है जब तुम उसे आजाद कर सकते थे। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। उस लड़की को आजाद करने के लिए 1 साल बाद फिर से कोशिश करना। ये कहकर वो साया हवा में ही गायब हो जाता है। उस साए के जाने के बाद युवराज गुस्से से जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में गुस्सा और उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था। लेकिन आज वहां युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे सृष्टि की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज उस पेड़ को गौर से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उस पेड़ पर वो लाल धागा नहीं था। युवराज हैरानी से बोलता है, वो धागा कहाँ है? पेड़ पर धागा ना देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि सृष्टि अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। युवराज हैरानी से उस पेड़ को ही देख रहा था। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो धागा कल रात मैंने खोला है। युवराज पीछे मुड़कर देखता है तो वहां सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर वो चौंक जाता है। सुहानी युवराज के पास आकर कहती है, युवराज सर, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने काफी टाइम तक आपका वेट किया। फिर जब आप नहीं आए तो मैंने खुद यहाँ आकर वो लाल धागा खोल दिया। युवराज इस वक्त इतना हैरान था कि कुछ कह नहीं पा रहा था। सुहानी आगे कहती है, मुझे लगता है कि सृष्टि की आवाज, उसका सपना, ये सब मेरा वहम था। अगर वो सब सच होता तो कल रात मैं इतनी आसानी से वो धागा नहीं खोल पाती। शायद मैं सृष्टि की स्टोरी में इतना खो गई थी कि वो सब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा था। कल धागा खोलने के बाद मुझे अच्छी नींद आई और मुझे कोई सपना भी नहीं आया। युवराज शांत होकर सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय यही सवाल चल रहा था, कल नींद की दवा खाने के बाद भी सुहानी वहां कैसे पहुंच गई? वो बात को बदलते हुए कहता है, अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, कल रात को उसे होश तो आ गया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को सब कुछ समझ आ जाता है। सुहानी के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी। वो तो निशा ने खा लिया था। कल रात सुहानी को उस साए ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साए ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था और अब सुहानी को साए से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सोच रहा था। तभी सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज होश में आता है और बहाना बनाते हुए कहता है, कल रात मैं सो गया था, आई एम सॉरी। सुहानी बस कहती है और वहां से चली जाती है। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बनी रहने देना चाहता था। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और पद्मिनी सिंघानिया उसमें से बाहर निकलती हैं। सभी की नजर उस पर चली जाती है। उस कार की दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है और वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सुहानी कहती है, निशा, पद्मिनी सिंघानिया के साथ वो आदमी कौन था? निशा जवाब देती है, वो युवराज दीवान के डैड मिस्टर यशवंत दीवान है। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी बस हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। तभी विवेक सुहानी से कहता है,
सुहानी, तुम्हें पता है मिस्टर यशवंत दीवान के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है। कैसी स्टोरी? विवेक कहता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्हें विशिंग वेल से ये सब मिला है। सुहानी आंखें बड़ी कर कर कहती है, क्या सच में? विवेक जवाब देता है, हाँ, यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। फिर सुहानी अगला सवाल करती है, और युवराज सर की मम्मी? विवेक कुछ सोचकर कहता है, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी, तभी एक स्टूडेंट भागते हुए कॉलेज कैंपस में आता है और बाकी स्टूडेंट से कहता है, कल रात पुराने रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। निशा कहती है, कल फिर पुराने रोड पर मर्डर हुआ है। सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए कहती है, और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आई हैं। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक कहता है, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट में चीज सैंडविच रखा था, जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। आज पूरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था, जिसकी मौत उस विशिंग वेल के पास हुई है। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक कहता है, यार, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्डर से कुछ कनेक्शन है। मुझे भी। निशा परेशान होकर कहती है। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। ये देखकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए कहता है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? युवराज सर के? विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है और वो चिढ़कर सुहानी से कहती है, तो उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई है? निशा का सवाल सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और विवेक को भी एहसास होता है कि उसे निशा के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुहानी बात को संभालते हुए कहती है, निशा, तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमें क्या कहा था? सुहानी की बात पर निशा अपना सर खुजाते हुए अपने दिमाग पर जोर देती है और कहती है, हाँ, याद आया। उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर विवेक लगभग चीखते हुए कहता है, क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा उसे धीरे बोलने के लिए इशारा करती हैं, तो विवेक चुप हो जाता है। सुहानी बात को आगे बढ़ाते हुए निशा से कहती है, सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा फिर से अपने दिमाग पर जोर देती है और कुछ देर याद करने के बाद वो बौखलाहट के साथ कहती है, ओह शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघानिया तो नहीं कहना चाह रही थी? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघानिया दबाना चाहती थी? क्या सुहानी फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगी? क्या सच में वो पद्मिनी सिंघानिया ही थी? और क्या विशिंग वेल के पास हो रही मौतों का पद्मिनी से कोई ताल्लुक था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।